हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। जैसा कि हमने बात किया था हमारी लास्ट क्लास में, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेक्शन बी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसका सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। चैप्टर 1 जो हमारा रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? सिक्योरिटी एनालिसिस रहने वाला है। कौन सा सेक्शन में है कवर ये? हमने पहले बताया था, अभी भी बताया और अब फिर से बता रहा हूं। इवन लिख लो आप यहाँ पे, आपकी जो बुक है उसमें इंडेक्स में भी गिवन है, बट आप यहाँ पर साथ में लिख लीजिए सेक्शन बी का ये चैप्टर रहने वाला है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन बी, और नाम क्या है? एसएपीएम, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। क्या करना है, कैसा रहेगा हमारा पढ़ने का तरीका, प्रोसेस कह दो, क्या रहेगा? सर ये तो हमको बुक मिला हुआ है। बिल्कुल, तुम लोगों को ये बुक मिला हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना कुछ लिखा हुआ है वो तो वापस नहीं लिखना। तो सर हम लिखकर पढ़ेंगे कि ऐसा? मैं कहा दोनों काम करेंगे। पता है ना, रेगुलर बैच है तो लिखकर भी अपने को देखना होगा। तो तरीका क्या रहेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद क्या आएंगे, इस बुक पर आएंगे और इससे भी पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस लिखकर सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चन भी लिखाया जाएगा, आंसर भी लिखवाया जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जांपल्स क्या रहेंगे, आपको गिवन रहेंगे, जिनका सिर्फ हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। सर क्या इसमें स्टडी मैट कवर है? नहीं, कॉन्सेप्ट बुक है ये। क्वेश्चन बैंक जो होगा उसमें क्या रहेगा आपका, उसमें आपका पीवाईक्यूज हुआ, स्टडी मैट का क्वेश्चन हुआ वगैरह, या वर्कबुक वगैरह, ये सब आपका कवर रहने वाला है, ठीक है। चलो तो वन बाय वन स्टार्ट करें। तो समझाने के लिए पहले क्या करते हैं, तुमको बाजू में लेके चलते हैं। बाजू में बोले तो लिखने के लिए, तो तुम लोग भी, मैंने कहा था रजिस्टर रखना अपने पास, तो उठा लो रजिस्टर और लिखो मेरे साथ साथ। हेडिंग लगाओ सबसे पहले, चैप्टर नंबर 1 सिक्योरिटी एनालिसिस। चैप्टर 1 सिक्योरिटी एनालिसिस। ओके सर, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हर चैप्टर में हम क्या लिखेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। मतलब उस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनको सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, एक तो ये फायदा होगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको पहले से पता होगा। दूसरा ये फायदा होगा कि जब चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तब आप क्या करोगे, तब आप इन टॉपिक्स को फिर से देखोगे और इन टॉपिक के नेम से ये पता करोगे कि आपको इसके अंदर का कंटेंट आता है कि नहीं आता है। मतलब जब आप खुद से रिकॉल करना चाहोगे, रिवाइज करना चाहोगे, तो सिर्फ टॉपिक का नेम देखोगे और उस टॉपिक की कहानी खुद बोलोगे। जिस दिन तुम लोग उस टॉपिक का नेम देखकर उसका सारा कंटेंट खुद बोलने लग गए ना, उसका फॉर्मुलाज वगैरह जो भी यूज है वो खुद बोलने लग गए ना, तुमको याद रहना, समझ जाना कि भैया तुमको जो पढ़ाया हुआ था वो समझ में आ गया है और अब तुम एग्जाम के लिए तैयार हो, रेडी हो। तो ये बहुत काम की चीज है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, साथ साथ लिखते चलना तुम लोग भी, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, क्या लगता है चैप्टर के नाम से क्या लगता है, सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी मतलब सर सिंपल आसान भाषा में अगर हम सिक्योरिटी की केवल एक डेफिनेशन समझे, मतलब नहीं मानते हैं कि डिवेंचर्स बॉन्ड वगैरह इन सबको, केवल तुम लोग ये मानो शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, है ना, काफी सुना है तुम लोगों ने इक्विटी शेयर्स। तो अब सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब आप उस इक्विटी शेयर का क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि भैया मान लो कि जैसे तुमको कोई शेयर लेना है, एसबीआई का शेयर लेना है, इन्फोसिस का शेयर लेना है, टीसीएस का शेयर लेना है, तो तुम क्या करोगे, आखिर क्या करने वाले हो, तुम कैसा सोचोगे, किसी से पूछकर कोई सर कहीं से टिप मिल जाएगी वहां से परचेज कर लेंगे, या फिर खुद एनालाइज करोगे कि भैया वो कंपनी कैसी है, वो इंडस्ट्री कैसी है, पास्ट में शेयर ने कैसा परफॉर्म किया है, राइट। तो या तो दूसरा बोलेगा उसका सुनोगे, या फिर क्या करोगे, खुद का दिमाग लगाओगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, टेक्निकल एनालिसिस करोगे। तो बस अपना पहला टॉपिक यही रहने वाला है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, approaches of security analysis, approaches of security analysis।
तो सिक्योरिटी एनालिसिस करने के लिए, सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए आपके पास बेसिकली दो अप्रोचेस रहने वाली है। एक तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, और एक आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। क्या होते हैं ये सब इन डिटेल हम बात करेंगे, अभी तो सिर्फ टॉपिक्स टू बी कवर लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे अब क्या करें सर, अब चलो ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हम सब जान लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये देखा जाता है जनरली कि सिक्योरिटीज का रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होगा। सिक्योरिटीज का रिटर्न का मतलब हमने उसको कितने टाइम तक होल्ड किया, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो उस ड्यूरेशन में हमारा टोटल रिटर्न कितना हुआ। या यूं कहें सेकंड जो रिटर्न हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई जानना चाहता है कि एनुअली सालाना रिटर्न कितना मिला ना, पर ईयर अपने को रिटर्न कितना मिला। अच्छा, कभी कभी हमको रिटर्न को एस्टिमेट भी करना पड़ता है कि फ्यूचर, अब पास्ट को देखकर फ्यूचर को भी एस्टिमेट करते हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहा। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिटर्न के रिगार्डिंग। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। ओके, इसमें लिख लो क्या क्या पढ़ोगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, मतलब जितने टाइम के लिए तुमने सिक्योरिटी को होल्ड किया उस ड्यूरेशन में तुम्हारा क्या रिटर्न रहा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नेक्स्ट, अगर कोई जानना चाहता है एनुअलाइज्ड रिटर्न, पर ईयर हमको इफेक्टिवली कितना रिटर्न मिला, तो एनुअलाइज्ड रिटर्न जिसको आप बोलोगे CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न को HPR। ओके, डन। नाउ तीसरा कौन सा मैंने कहा था, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये भी हमको देखना पड़ सकता है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर रहेगा कि भैया किसका कितना चांसेस है, उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न पता कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, किसी भी सिक्योरिटी को जब एनालाइज करना होता है तो आप एक तो उसका रिटर्न देखोगे कि कौन सी सिक्योरिटी कितना रिटर्न देख रही है। अब सेकेंड चीज क्या रहती है, साथ ही साथ उसका रिस्क भी तो देखा जाता है। कोई पेनी स्टॉक्स में लगाओगे तो रिस्क ज्यादा रहेगा, कोई बढ़िया मल्टीबैगर कंपनी के अंदर लगाओगे तो रिस्क कम रहेगा। तो आपको अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट में आपको सिक्योरिटी का रिस्क एनालाइज करना होता है, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। तो थर्ड पॉइंट अपना ये रहेगा, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। सही है, रिस्क कैसे मेजर होती है। रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, स्टैट्स का पार्ट हो गया देखा जाए तो ये। तो स्टैंडर्ड डिवीजन से आप रिस्क मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इससे भी क्या कर सकते हैं आप, रिस्क को मेजर किया जा सकता है। सर ये पर्टिकुलरली कहां पर काम आएगा, सर ये पर्टिकुलरली कहां पर काम आने वाला है। तो देखो जब हम दो सिक्योरिटीज के बीच में रिटर्न को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि भैया अब रिस्क कैसा है, मतलब दो सिक्योरिटीज का बीच में रिटर्न भी देखेंगे और रिस्क भी देखेंगे, और अब जब कंपैरिजन होगा रिस्क के बीच में, और तब हम देखेंगे कि दोनों सिक्योरिटी का रिटर्न अलग अलग आ रहा है, रिटर्न अलग अलग आ रहा है। और अगर हम रिस्क को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, वापस बोल रहा हूं, दो सिक्योरिटीज कंपेयर कर रहे हो, उनका रिटर्न अलग अलग है, उनका रिटर्न अलग अलग है, और अब आप उनकी रिस्क को अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो केवल स्टैंडर्ड डिविएशन से कुछ नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली ये अपने को बताता क्या है, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो आगे चल के लिखवाऊंगा मैं। ओके, नेक्स्ट एंड जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का, वो है कौन सा, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज कंसीडरिंग रिस्क एंड रिटर्न। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज considering risk and return। ओके, डन।
तो मतलब रिस्क और रिटर्न दोनों आप पढ़ चुके हो, और उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन से सिक्योरिटीज में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। रिटर्न को भी जज करोगे, रिस्क को भी। ऑब्वियसली क्या है, हमारा मोटिव क्या रहना चाहिए, रिटर्न को तो मैक्सिमाइज करना और रिस्क को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो ये सारे अपने टॉपिक रहने वाले हैं। चलिए अब क्या करते हैं, वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो कौन सा सर, ये है अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। तो हेडिंग लगाओ, अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। हर चीज को तुमको बड़ा ही है ना, देखो मन लगा के पढ़ना, एकदम नई नई चीजें काफी आएंगी यहाँ पर, तो दिमाग लगाना है पूरा, ध्यान इधर उधर ना भटके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोग, है ना। चलो सिक्योरिटी एनालिसिस की अप्रोचेस, भाई फंडामेंटल और टेक्निकल। चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मान लो तुमको कोई शेयर खरीदना है ना, मान लो तुमको कोई शेयर खरीदना है, सपोज करो तुमको एसबीआई का शेयर खरीदना है, क्या करोगे। मैं तुमको कोई नहीं बताने वाला, कोई गाइड नहीं करने वाला तुमको कि हाँ लेना है नहीं लेना है। अब तुम अपने दिमाग से बताओ कि तुम एसबीआई का शेयर अगर खरीदते हो तो तुम किन किन बातों का ध्यान रखोगे, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनको तुम कंसिडर करोगे। क्या क्या मन में आ सकता है, सर हम एसबीआई की अर्निंग्स देखेंगे, एसबीआई के नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लेंगे, एसबीआई का एमडी कौन है ना, वो देख लेंगे, ठीक है, डायरेक्टर कौन है वो देख लेंगे। और क्या क्या हो सकता है सर, एसबीआई ने लास्ट में कैसा रिटर्न दिया है वो देख लेंगे। तो मतलब दोनों ही बात, फंडामेंटल भी तुम देखना चाहते हो, अर्निंग्स भी देखना चाहते हो, उसका पोटेंशियल ग्रोथ भी देखना चाहते हो तुम उसका, और टेक्निकल जो एनालिसिस है चार्ट पे भी देखना चाहते हो कि पास्ट में एसबीआई का शेयर कहाँ तक गया था और अभी क्या रेट चल रहा है। तो क्या जैसे मान लो एसबीआई का शेयर 700 पे गया, ठीक है, और अभी चल रहा है 400, तो आप सोचो कि नहीं ये 700 तक जाकर आया था, इसका मतलब और वापस 700 तक जा सकता है। तो यही सब बातें अपने दिमाग में आने वाली है। तो बस इसी को ही अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपने बुक्स वगैरह के अंदर जो बोला जाता है तो बोल देते हैं कि भाई हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, भारी भारी वर्ड यूज करना है ना, काम वही है, बट जो वर्ड्स आप यूज करोगे वो बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में बढ़िया शब्द आप यूज करोगे। तो लिखो मेरे साथ साथ, सपोज यू वांट टू परचेज, ऐसे लिखे हम, बिल्कुल ये कोई हम एग्जाम का आंसर तो लिख नहीं रहे हैं, है ना, हम सिर्फ अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। सपोज यू वांट टू परचेज एसबीआई शेयर, अगर तुम एसबीआई का शेयर खरीदना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली तुम्हें एनालाइज करना होगा। देन यू हैव टू एनालाइज एसबीआई कंपनी, एसबीआई कंपनी तुमको एनालाइज करना होगा। अब एनालिसिस करे कैसे, तो क्या इसके लिए अपने पास दो ऑप्शन है। दो अप्रोचेस कह दो, एक फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। फंडामेंटल अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच। सर हमें कौन सी देखनी चाहिए, ऑब्वियसली दोनों देखनी चाहिए, फंडामेंटल्स भी चेक करने चाहिए और टेक्निकल भी देखना चाहिए। तो फंडामेंटल में कोई भी क्या चेक करता होगा, सर इसमें है ना जनरली इंसान ये देख लेता होगा कि अर्निंग्स कैसी है, उस कंपनी का ईपीएस क्या रहा, पास्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या कंटिन्यू अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। और क्या देखेगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आप लोग रेशियोज वगैरह पढ़ते हो ना, एफएम वगैरह में तुमको रेशियोज पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल पढ़ाए जाते हैं, वो इसीलिए तो पढ़ाए जाते हैं कि ताकि तुम एनालिसिस कर सको। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ओके, मतलब कंपनी का पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, ज्यादा डेट बर्डन तो नहीं है ना वगैरह, ये सब चीजें देखना। उसके अलावा नेक्स्ट, ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी फ्यूचर में कैसा कर सकती है,
उसकी एसेट्स वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है ना, बढ़िया एसेट का प्रॉपर जितना बैलेंस शीट में वैल्यू दिखा रखा है उतना वैल्यूएशन है कि नहीं है, तो ग्रोथ पोटेंशियल। ओके, वहीं टेक्निकल एनालिसिस में क्या ये सब चीजें देखी जाती है? नहीं। टेक्निकल एनालिसिस में इंसान क्या देखता है, वो ये देखेगा कि जो शेयर का प्राइस है वो कैसे मूव कर रहा है, मतलब पास्ट में शेयर का प्राइस कैसा मूव किया, तो पास्ट प्राइस मूवमेंट, पास्ट में शेयर का प्राइस कैसा मूव किया, पास्ट प्राइस मूवमेंट, और मार्केट का ट्रेंड देखेगा, मार्केट का ट्रेंड देखेगा कि भाई केवल शेयर का प्राइस से नहीं होगा, उसको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखना पड़ेगा कि अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्या है। अगर मार्केट अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब मार्केट में एक मस्त हवा ऐसा बना हुआ है, माहौल बना हुआ है कि हाँ शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखो कोई भी कम नहीं होगी, कोई भी कम नहीं, वो बहुत ही घटिया हो एक अलग बात है, बाकी नॉर्मली कोई भी कंपनी का क्या होगी, उसका प्राइस इंक्रीज ही होगा। अब उसमें जो अच्छी कंपनीज है वो और ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जो थोड़ी कम अच्छी होती है उनका थोड़ा कम प्राइस इंक्रीज होता है, बट डिपेंड करता है, मार्केट का ट्रेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और फिर हमें टेक्निकल के लिए करना क्या होगा, हमको चार्ट देखने होंगे ना, चार्ट पैटर्न को देखना होता है, समझना होता है। तो सर ये भी हम समझेंगे क्या? नहीं, ये तुमसे जनरली एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है एग्जाम में, बट मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम देखेंगे थोड़ा बहुत। नाउ चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर, सर ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये भी मैं तुमसे दिखाऊंगा, तुमसे बात करूंगा, कहाँ पे ले जाके, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके जाके। तो चलो बात कर ही लेते हैं ना। तो फंडामेंटल और टेक्निकल ये दो अप्रोचेज रहती है इसके अंदर। यहाँ पर मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक धन एप्लीकेशन है, जहां पर मैंने सिंपली गूगल पे लिखा कि भैया फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एसबीआई, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन निकला, मैंने इसको ओपन किया। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो ये देखो एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना करोड़ है, इट इज 9,98,753 करोड़, है ना, काफी अच्छा मार्केट कैप है। जनरली 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ से ऊपर का जो कंपनी होता है जिसका कैपिटल 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। 5,000 से 20,000 को हम मिड कैप कंपनी बोलेंगे, 5,000 से जो नीचे हुआ, 5,000 करोड़ से जो नीचे हुआ उसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्मॉल कैप कंपनी। तो तीन कंपनी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया और लार्ज कैप हो गया। तो 5,000 करोड़ से नीचे वाला स्मॉल कैप, 5,000 से 20,000 तक का मिड कैप और 20,000 से ऊपर का हुआ तो लार्ज कैप। तो ये कौन सा कंपनी हुआ सर? ये लार्ज कैप कंपनी हो गया। तो यही तो फंडामेंटल एनालिसिस है। पी रेशियो पहले भी सुना है तुम लोगों ने, इंटर में भी सुना है, प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब अगर 1 रुपए अर्निंग है तो उसका 11 रुपए मार्केट में रेट चल रहा है ना, 11 टाइम्स। पीवी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दे रखा है आपको कि जितना बुक वैल्यू, अगर 1 रुपए बुक वैल्यू तो मार्केट में प्राइस कितना है, 1.67 है। धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे और ज्यादा इनडेप्थ पढ़ते हो तो ये आपको सब चीजें कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देने लगती हैं। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड क्या होता है सर? डीपीएस अपॉन एमपीएस, मतलब ये कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, तो मार्केट में जो प्राइस है उसका 1.63% ये क्या कर देती है, आपको रिटर्न में डिविडेंड देती है। मतलब अगर मैंने 500, ये कितने रुपए का शेयर है सर? ये 1000 का है अराउंड, तो 1000 है और ये 1.63 इंटू किया 1.63%, तो 16 रुपए 30 पैसे, मतलब 1,000 पे मुझे 16 रुपए 30 पैसे का अराउंड डिविडेंड मिल जाता है। आरओई, ये भी आपने रिटर्न में इसमें इंटर में देखा था, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, मतलब आपने टोटल कैपिटल पे कितना कमाया, 5.16, और इक्विटी शेयर होल्डर ने अपनी कैपिटल पे कितना कमाया, 13.85%। ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। ये सब क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। अब सर टेक्निकल एनालिसिस भी बता दो, तो जरा देखो, ये टेक्निकल एनालिसिस है। यहाँ पर अगर आप देखें एसबीआई का, अगर मैं देखूं 10 एसबीआई, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये चार्ट पूरा किसका कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है, एसबीआई का। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं तुमको ये सब चीजें शो कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने स्क्रीन पे क्या क्या लगा रखा है, यहाँ पर देखो, मैंने कहा था चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा, प्राइस मूवमेंट वगैरह देखना पड़ता है। तो पास्ट में ये कैसा गया, पास्ट में मैंने देखा ये कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न। ये जो रेड है, ये जो ग्रीन बना हुआ है, ये कैंडल्स है,
डिटेल में कभी और बताऊंगा। तो ये कैंडल्स है, तो इसको बोला गया कैंडल स्टिक पैटर्न। इससे हम पता लगा सकते हैं कि भैया इसका हाई कहाँ तक गया, लो कहाँ तक है, ठीक है ना। ये सब चीज हम पता कर सकते हैं एसबीआई का। अगर इसको देखा जाए, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, अगर मैं इसको देखूं और 1 डे का बना दूं, दिस वन। अब ये 1 डे का मतलब ये एक कैंडल, कैंडल को मैं आपको शो कर देता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पर, दिस वन। कैंडल्स होती क्या है ना, सिंपल मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे तुमको एक पैटर्न ऐसा मिला हुआ मिलेगा, दिस वन। ये रेड कैंडल प्रेजेंट करती है कि भैया उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट में शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। ओके, वैसे ही क्या है, एक ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल आपको शो करती है कि भाई उस टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम का हम लगा रहे हैं, पहले 15 मिनट्स का था, अभी मैंने 1 डे का कर दिया, तो 1 डे का करने के बाद अब ये ग्रीन कैंडल क्या बताएगी, उस 1 डे के ड्यूरेशन में मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ा है ना। ग्रीन कैंडल बोलेगा बढ़ा है, और रेड वाला बोलेगा मार्केट में शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये कैंडल इसको हम बोलते हैं। और भी इसका नाम बताऊं अगर मैं तुमको, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं विक। तो बॉडी पार्ट और विक पार्ट। सर ये भी हमारे नहीं, तुम्हारे जितने बुक में है ना, उससे मैं थोड़ा ज्यादा ही बताऊंगा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। बुक का तो तुम कर भी लोगे साथ साथ, पहले इंटरेस्ट क्रिएट देन प्रैक्टिस, बताया ना, इंटरेस्ट प्लस प्रैक्टिस। ओके, आराम से चलेंगे, होले होले चलेंगे, सब कुछ समझते हुए चलेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो ये मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख देता हूं। इसको बोलते हैं अपन कैंडल स्टिक चार्ट, इसको अपन बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट बोल दो, कैंडल स्टिक पैटर्न बोल दो। तो ये किसका पार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। ओके, ऐसे ही बाकी इंडिकेटर्स, सर ये इंडिकेटर्स का क्या रोल है, तो मैं इंडिकेटर्स का बता देता हूं। देखो ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है एमएसीडी, अगर आप नाम देख पा रहे हैं एमएसीडी है ना, मूविंग एवरेज है ये, आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकास्टिक है, ये सब क्या है, इंडिकेटर्स है। ये 1 2 3 इंडिकेटर्स है। और मूविंग एवरेजेस, ये जो रेड कलर का लाइन है या ब्लू कलर का लाइन है, ये सब क्या है, मूविंग एवरेजेस है। तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं, इन सब को एनालाइज करके आप क्या कर पाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हैं। और अगर मैं 1 डे का ये जो कैंडल स्टिक चार्ट देखूं, तो इसका देखो ये हाई यहाँ पे गया हुआ है, अगर दिसंबर से ये मुझे चार्ट शो कर रहा है, तो इसका हाई यहाँ पर गया हुआ है, और ये कितना आ रहा है अमाउंट, 1229, मतलब 1220 रुपए अराउंड 1230 तक ये ऊपर गया हुआ है, और अभी ये 1081 चल रहा है। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि भैया अगर, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, तो अगर ये वहां तक गया है तो कभी ना कभी वापस जाके आएगा, है ना, कभी ना कभी वापस जरूर आएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पे है कि 1080 में शेयर परचेज कर सकते हैं अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो क्लियर है आई थिंक, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। चलो अब अपन क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है ना, फंडामेंटल और टेक्निकल, अब इसमें हम और लिख लेते हैं। यहां थोड़ा सा इसको नीचे तक ले आते हैं। ओके, नाउ अब एक बात बताओ मुझे, क्या अगर मुझे एसबीआई का शेयर लेना है, तो क्या मैं डायरेक्ट सबसे पहले कंपनी को ही देखूं फंडामेंटल जब एनालिसिस करूंगा, या उससे पहले ये देखूंगा कि एसबीआई बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री हो सकती है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री है, फार्मा सेक्टर्स हो सकता है, एफएमसीजी सेक्टर हो सकता है, ठीक है, पावर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, मोटर इंडस्ट्रीज हो सकती है, टाटा मोटर्स वगैरह, तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है। तो पहले इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, देन कंपनी एनालिसिस होता है, और इंडस्ट्री एनालिसिस से भी पहले आपको क्या देखना होता है, इंडिया में है ना ये सब, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसा ग्रो कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया की फ्यूचर में आपको लग रहा है कि इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी, तभी आप उस वहां की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी एनालिसिस करना होता है, देन आपको इंडस्ट्री का एनालिसिस करना होता है, और देन आपको कंपनी एनालिसिस करना होता है। किस केस में, फंडामेंटल के केस में। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, सबसे पहले अपने को यहाँ पर इकोनॉमिक एनालिसिस, देन उसके बाद
इंडस्ट्री एनालिसिस, और देन उसके बाद कंपनी एनालिसिस करना होता है। फॉर एग्जांपल अपने वाले केस में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना कंपनी, इंडस्ट्री कौन सी, बैंकिंग इंडस्ट्री, और कंपनी कौन सा, एसबीआई, कंपनी कौन सा, एसबीआई। बस तो इस तरीके से इस प्रोसेस में सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस, देन इंडस्ट्री और देन कंपनी। ओके, ये एरो लगा देते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। नाउ अब क्या करें सर, यहां पर टेक्निकल के अंदर क्या रहता होगा, टेक्निकल के अंदर भी क्या यही प्रोसेस फॉलो रहता है? नहीं, टेक्निकल के अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपनी को ही देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, चार्ट पैटर्न पे कैसा जा रहा है, इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, तो डायरेक्टली कंपनी की बात करते हैं। बट थोड़ा बहुत इसमें क्या रहता है, मार्केट का भी रहता है, कंपनी एंड मार्केट है ना, मार्केट ओवरऑल मार्केट ट्रेंड कैसा है, तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये टेक्निकल में देखा जाता है ना। पर्पस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है और टेक्निकल से हमको क्या फायदा होता है, तो पर्पस लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जो फंडामेंटल एनालिसिस है कि भाई कंपनी कमा कितना रही है, उसका पी रेशियो क्या है, आरओई कितना है, आरओसीई कितना है, ये सब देखना, ये सब क्यों देखा जाता है, ये इसका प्रॉपर वैल्यूएशन करने के लिए, प्रॉपर वैल्यूएशन करने के लिए। ओके, तो अगर आपको प्रॉपर कंपनी का वैल्यूएशन करना है, उसका पर शेयर का प्रॉपर वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो आप क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और अगर आपका पर्पस केवल आज शेयर खरीदा, महीना 2 महीना 3 महीना मैक्स टू मैक्स साल भर में, और आपको बेचकर उससे निकल जाना है, मतलब खरीदा और बेचना है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका कोई इन्वेस्टमेंट मोटिव नहीं है, आप कोई उस कंपनी के ऑनर नहीं बनना चाहते हो, आप सिंपल क्या करना चाहते हो भैया, 2 रुपया कमा लेना चाहते हो, तो उस केस में आपको टेक्निकल एनालिसिस हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली आप प्राइस का मूवमेंट चेक करते हो और प्राइस एस्टिमेशन में काम आता है। करंट मार्केट में जो रेट होना चाहिए या कहां तक जाएगा, सिर्फ इस एस्टिमेशन में हमें ये काम आता है। ओके, अल्टीमेटली दोनों ही चीजें हमें किस में हेल्प करती हैं, ये एनालिसिस आखिर कर क्यों रहे हैं, क्या डिसीजन लेना है हमको इससे, आखिरकार हमको इससे डिसीजन लेना है कि सिक्योरिटी को बाय किया जाए या होल्ड किया जाए, मतलब खरीदा हुआ है तो होल्ड किया जाए, या फिर क्या किया जाए, भैया लग रहा है कि भैया आगे जाके सिचुएशन खराब होने वाली है तो उसको सेल कर दिया जाए। तो सिंपली डिसाइड क्या करना है, बाय करें, होल्ड करें या सेल करें। तो बस यही है क्या, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर हुआ ये वाली चीज? तो ये इस चैप्टर का मैंने पहला पॉइंट आपको यहां पर करवा दिया, मतलब लिखवा दिया है। अब क्या करना है सर, अब अपने को चलना है अपनी बुक में और वहां से थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेना है कि भैया यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो रीड कर लेते हैं फटाफट से। सिक्योरिटी एनालिसिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, जहां पे आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं कि बाय करना है कि नहीं करना है। फिर क्या बोला, सिक्योरिटी एनालिसिस इज प्राइमरी कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी with a view to determine the value of security so that appropriate decision may be made based on such valuation as compared with the value placed on the security in the market। मतलब जो मार्केट में प्राइस है, वैल्यू प्लेस्ड ऑन द सिक्योरिटी इन द मार्केट, मतलब सिंपली आप उसका वैल्यूएशन करके इंट्रिंसिक वैल्यू पता करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को फिर कंपेयर किया जाता है क्या, एक्चुअल मार्केट प्राइस से, एक्चुअल मार्केट प्राइस से। ओके, अगर आपको लगता है कि एक्चुअल मार्केट प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, या यूं कहूं एक्चुअल में मार्केट में रेट कम चल रहा है, एक्चुअल में मार्केट में जो रेट है वो कम चल रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना होता है, आप बताओ, आप दिमाग लगाओ कि भैया आपको क्या करना चाहिए। अगर एक्चुअल में मार्केट में रेट कम चल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू 150 और मार्केट में रेट चल रहा है 120, आपको क्या करना चाहिए, शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए सर, मार्केट में सस्ता मिल रहा है।
सस्ती चीजें तो हमें खरीद लेनी चाहिए। बिल्कुल वही अगर इसका उल्टा होता, यहाँ पर एक्चुअल मार्केट प्राइस 200 होता और इंट्रिंसिक वैल्यू 150, तो आप क्या करते? नहीं, मार्केट में क्या बोलेंगे हम लोग, भैया ओवर प्राइस है। क्या बोलेंगे? ओवर प्राइस है, तो हमको नहीं खरीदना है ना। अंडर प्राइस और ओवर प्राइस, अंडर प्राइस है मतलब कम है, जितना वैल्यू होना चाहिए अगर उससे कम है तो खरीद लो, वरना मत खरीदो, सिंपल। टू बेसिक अप्रोचेस क्या क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मींस फाइंडिंग द रियल और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर. An investor studies the company's financial strength, profits, growth potential, and dividend paying capacity to decide whether the share is worth investing in. भाई इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, उसके लिए आपको क्या करना होता है? ये सारी चीजें चेक करनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस के केस में। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज लोअर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने अभी बताया था कि भैया अगर मार्केट में रेट कम चल रहा हो, किससे? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपने ट्रू वैल्यू फाइंड आउट किया है उससे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसका ट्रू वैल्यू जो आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके फाइंड आउट किया है। द शेयर में बी कंसिडर्ड अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, मार्केट रेट अगर कम चल रहा है, शेयर अगर अंडर प्राइस्ड है, तो भैया आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। क्या क्या? ये जो मैंने आपको बताया था ना, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी, ये वही बात बोल रहा है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस, देन इंडस्ट्री और देन कंपनी। क्या बोला? दिस इन्वॉल्व स्टडिंग द ओवरऑल इकोनॉमी इन विच द कंपनी ऑपरेट, मतलब इंडिया। फैक्टर्स कंसिडर्ड इंक्लूड क्या क्या है? फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर आपको करने होते हैं यहाँ पर? सर फैक्टर्स कंसिडर में जीडीपी ग्रोथ कैसा है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स क्या क्या, मतलब भारी भारी वर्ड है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है वहां पर उस कंट्री का, ये सब चीजें हमको यहाँ पर एनालाइज करना होता है। इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज आर लाइकली टू परफॉर्म वेल। जैसे इंडिया है, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पर हर कंपनी क्या करेगी? धीरे धीरे अच्छा ही परफॉर्म करेगी, बेटर, और फिर देन बेस्ट होता ही जाएगा। फिर बात करते हैं इंडस्ट्री, कि भैया यहाँ पर भी कौन सी इंडस्ट्री का ज्यादा अपने को चांस लग रहा है कि भैया ये ज्यादा ग्रो करेगी। जैसे कि अभी अगर लेटेस्ट में बात करें, जैसे ईवी, ईवी का काफी चल रहा है, तो भैया ईवी या हाइड्रोजन जो बसेस हैं, उससे उसके थ्रू जो हाइड्रोजन के थ्रू जो बसेस चलने वाली हैं या जो भी कार वगैरह चलने वाली हैं, उनका क्या पोटेंशियल है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी के बाद क्या देखना है? इंडस्ट्री देखना होता है अपने को। तो ईवी सेक्टर है भैया, हर कोई चाहता है कि ईवी कार ले ले, तो ये सब चीजें तो देखना है कि ईवी के जो शेयर्स हैं, जो ईवी है, जो मोटर टाटा मोटर्स वगैरह है, इनके शेयर अपने को लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले इंडस्ट्री चेक करो और देन उसके बाद कंपनी, भैया अब कौन सी कंपनी, अब कौन सी कंपनी लिया जाए। ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। कंपनी के लिए मैंने वही बताया कि भैया सेल्स, उस कंपनी का पर्टिकुलर सेल्स क्या है, उसका डेट पोजीशन क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी बातें हम यहाँ पर चेक करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये सब अपन ने वहां पे डिस्कस कर लिया था वापस, बस अब ये तो गो थ्रू करवाना है तुमको। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पहले फंडामेंटल देन टेक्निकल। टेक्निकल में क्या बोल रहा है? टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग सिक्योरिटीज बाय स्टडिंग देयर पास्ट प्राइस मूवमेंट एंड मार्केट ट्रेंड। मैंने लिखवाया था भाई, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये सब देखना पड़ता है। और सिक्योरिटी का पास्ट में कैसा मूवमेंट है, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है, बताया था ना, हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है। प्राइस पैटर्न एंड इन्वेस्टर बिहेवियर टेंड टू रिपीट ओवर टाइम, मतलब एक्चुअली मार्केट काम कैसे करता है? अपने मन से काम करता है। अपने मन से मतलब लोग क्या सोच रहे हैं वहां पे जरूर काम करेगा। मतलब एसबीआई का शेयर की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे क्या होता होगा? वहां पे एक ऐसा ट्रेंड बन जाता है। देखो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर दिस वन, अगर मेरा एरो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं पेन चला नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप एरो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो प्राइस है 951, ठीक है, राइट साइड में आपको 951.15 है। पॉज करके आप आराम से एनालाइज करो इस स्क्रीन को। तो यहाँ पर ये 5 दिसंबर 2025 था। इस टाइम 951 क्या था? शेयर का प्राइस था 951। अब जनरली जब वापस यहाँ पर आया, यहाँ पर दिस पर 19 मई 2026, 940 रुपए करीब यहाँ पर आया था इस डेट को। तो जब वापस यहाँ पर आया, तो लोगों का क्या था कि यार जब यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिला था, यहाँ जब शेयर का प्राइस अगेन 940 950 आया था, तो हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला था, अच्छा खासा हमको अपवर्ड ट्रेंड। सर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, तुमको अगर पॉसिबल होता है तो ये मैं 10 पर
ये लो। हाँ, अब तुमको अच्छे से, अगर जिसको नहीं भी दिख रहा था ना अब तक, वो भी दिखने लगेगा। देखो क्या है, यहाँ पर 940 रुपए करीब था। उसके बाद क्या आया, अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो वापस जब वो प्राइस यहाँ पर हिट किया 940 करीब, तो एक्सपेक्ट क्या करेगा इंसान कि भैया यहाँ से शेयर का प्राइस क्या आ जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा। ठीक है, अगेन ऊपर जाके कहाँ तक, कि भाई यहाँ तक गया है। तो अब आगे डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो हो सकता है इस प्राइस को भी क्रॉस कर जाए। मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है तो वापस यहाँ जाके वापस डाउन हो जाए, या फिर यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, वो सब आगे की बात है। लेकिन डिपेंड करता है, डे टू डे देखना पड़ता है कि प्राइस कैसा चल रहा है, मार्केट कैसा चल रहा है। ठीक है, चलो तो डन है यहाँ पे। आ जाओ फिर, समझा क्या तुम लोग? चलिए, अब क्या करें सर, नोट्स में चलते हैं वापस से। तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करता है। शेयर प्राइस कैसा कर रहा है, शेयर प्राइस मूव करता है इन ट्रेंड। ट्रेंड्स मतलब अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है। जैसे मार्केट में जो शेयर है, ऐसा कभी ऐसा यूं यूं नहीं जाएगा या यूं नहीं गिरेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या रहता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, वहां पे हमेशा क्या रहता है, जब कभी बढ़ेगा तो ऐसा जिगजैग फॉर्म में बढ़ता है। बढ़ा, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर और तेज बढ़ा, फिर थोड़ा सा गिरा, इस तरीके से। ऐसे ही डाउन होगा तब भी क्या होगा, डाउन, हल्का सा अप ट्रेंड देके फिर डाउन, हल्का सा फिर अप ट्रेंड देके फिर डाउन। एक्चुअली इसको बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड तो गिरने का ही है, प्राइमरी ट्रेंड तो गिरने का ही था। बस सेकेंडरी क्या था, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा क्या होता जाएगा, ऊपर आपको बढ़ता दिखेगा। तो एकदम स्ट्रेट ना तो डाउन होता है, ना ही स्ट्रेट अप होता है। ठीक है, चलिए। इन्वेस्टर साइकोलॉजी अफेक्ट्स प्राइसेस। बिल्कुल, इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, मैंने बोला ना, वो प्राइस वहां पे अगर हिट करेगा, बॉटम अगर टच करेगा, है ना, तो बॉटम अगर टच करेगा तो क्या होगा, अगेन वापस वहां से क्या करेगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। पर्पस क्या है सर, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हम करते क्या, ऑब्वियसली सिक्योरिटी बाय करना है कि होल्ड करना है कि सेल करना है, सिंपल। नाउ की पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, लास्ट, है ना, क्या लाइन कह रही है आपसे ये की पॉइंट। Fundamental analysis focuses on the value of company, whereas technical analysis focuses on the price movement. Okay, फंडामेंटल एनालिसिस किस पे फोकस करता है, कंपनी की वैल्यूएशन पे फोकस करता है। वही टेक्निकल एनालिसिस किस बात का फोकस करता है, फोकसेस ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। सिंपल, चले, डन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लें आज, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। आ जाओ बाजू में, रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी लगाओ नंबर सेकंड। रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। सर इसमें हम क्या देखेंगे, लिखते चलो साथ साथ। रिटर्न मतलब क्या होता है, सिंपल, आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको अपने लगाए हुए पैसे से कितना ज्यादा मिला, वो जो कितना ज्यादा वाली बात कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न, दैट इज रिटर्न। ओके, तो लिखो रिटर्न रिप्रेजेंट्स, रिटर्न रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट, return represents the benefit slash gain from an investment, from an investment। ये जो भी मैं लिख रहा हूं आपको व्यू ओनली के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, डाउनलोड नहीं करवाएंगे लेकिन व्यू ओनली के लिए अवेलेबल रहेगा। बट मैं चाहता हूं कि आप सब, बार बार मैं ये कहता हूं कि आप लिखो, क्यों, क्योंकि देखो भैया, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, ये स्लोगन है ना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, बार बार बोलूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए बढ़िया से। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंट्स द बेनिफिट और गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल, आपने उसके ऊपर जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपने क्या कमाया, दैट इज योर रिटर्न। अब इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा रिटर्न सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, वो लिख लेते हैं। दिस चैप्टर कवर्स, दिस चैप्टर कवर्स, क्या कवर करता है, हम बात करेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न की। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब
किसी सिक्योरिटी को आपने कितना टाइम के लिए होल्ड किया और उस ड्यूरेशन में आपका रिटर्न क्या रहा, उस ड्यूरेशन में आपका रिटर्न क्या रहा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न का? फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा आपको बाद में, आपको क्या करना है थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, पहले खुद का दिमाग लगाएंगे और फिर फॉर्मूला बनाएंगे। रटना नहीं है फॉर्मूला, है ना, रटना बिल्कुल नहीं है अपने को। चलिए तो कितना जगह छोड़ें सर? यहाँ इतना अराउंड आप जगह छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। एनुअलाइज्ड रिटर्न, इसमें क्या देखेंगे, ऑन एन एवरेज अपने को एनुअली कितना रिटर्न मिला, एनुअली हमारा रिटर्न कितना हमने कमाया, CAGR, CAGR, ओके। इसका फॉर्मूला ये भी हम रुक के लिखेंगे, CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, फुल फॉर्म लिखना हो तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि भैया ये सिक्योरिटी हमको कितना कमा के देगी, प्रोबेबिलिटी बेस्ड रहेगा ये। चल तो इसके लिए भी एक छोटा सा थोड़ा सा जगह हम छोड़ देंगे। तो अब करना क्या है, अब हमको लिखना है एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को खुद के दिमाग से सॉल्व करने का हम ट्राई करेंगे और अपने आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखो इफ यू इन्वेस्ट, if you invest rupees 10,000 today, rupees 10,000 today and earn 10% return, 10% return in first year, in first year, पहले साल अगर आपका 10% रिटर्न रहता है एंड 20% रिटर्न इन सेकेंड ईयर, और आपने सेकेंड ईयर में कमाया 20%, ओके। देन व्हाट इज योर होल्डिंग पीरियड रिटर्न, then what is your होल्डिंग पीरियड रिटर्न, कितने टाइम तुमने होल्ड किया, 2 साल के लिए होल्ड किया, तो उन 2 साल में तुमने कितना कमाया इन टोटल वो तुमको बताना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और फिर तुमको बताना है एनुअलाइज्ड रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न, और वो एनुअलाइज्ड रिटर्न भी कैसा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो ये तुमको बताना होगा। चलिए ट्राई करो तुम लोग, अपना दिमाग लगाओ, दिया तुमको मौका, सोच लो अच्छे से। क्या लगता है 10,000 रुपए आज लगाया, 10% पहले साल कमाया, 20% दूसरे साल कमा लिया, तो सर ये कैसी बात हुई, 2 साल हैं, पहले 10 हुआ फिर 20 हुआ, तो टोटल में 30 हुआ ना। तो अगर किसी ने आंसर दिया है 30 या सोचा है 30 के बारे में, तो मैं कह देता हूं, बता देता हूं कि भैया उसका आंसर बिल्कुल गलत है। कैसे सर, पहले 10 और फिर 20 तो 30 होता है, अब ये चेंज कैसे हो गया, मैं कहा सुनो कैसे हुआ। यहां पर आज आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो और मैंने कहा आपने पहले साल 10% रिटर्न कमाया, ओके। तो 10% रिटर्न अगर आप कमा लेते हो तो फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है ना, ईयर 1 एंड पे आप क्या करोगे, ईयर 1 एंड पे आपका वो अमाउंट कितना हो जाएगा, सर 10,000 में 10% हम कमाएंगे मतलब 1,000 हम कमा लेंगे, 1,000 हमारा रिटर्न रहेगा, बिल्कुल। तो एंड वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्वेस्ट अमाउंट कितना हुआ 10,000, बट एंड वैल्यू कितना हो जाएगा विद रिटर्न 11,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब सेकेंड ईयर अगर आप 20% कमा रहे हैं तो वो 20% ऑब्वियसली किस अमाउंट पे कमा रहे होंगे,
ये 20% आप कमा रहे हैं कितना अमाउंट पे, 11,000 पे, तो 11,000 का 20% कितना होता है, 2200। और अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर लूं तो ईयर टू के एंड में वैल्यूएशन क्या रह जाएगा, मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 13,200। 13,200, 13,200 रुपए, मतलब मैंने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, अब वो कितना बन गया है, 13,200 बन गया है। तो 2 सालों का मेरा रिटर्न देखना चाहता हूं, मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या रहेगा, वैल्यू एट द एंड 13,200 और वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द होल्डिंग पीरियड 10,000, या यूं कहें इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000, एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, लगाया तो 10,000 था ना, इंटू 100। तो मेरा जो रिटर्न है 2 सालों का वो 3,200 रुपए हुआ, क्योंकि मैंने तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब वो 13,200 हो गया, मतलब 3,200 रुपए मेरा अर्निंग हो गया, रिटर्न हो गया, डिवाइडेड बाय 10,000 रुपीज इंटू 100। तो मेरा जो रिटर्न है होल्डिंग पीरियड रिटर्न वो कितना है, 32%। कितना है, 32%। ओके, कितना रहा, 32%। अच्छा 30% नहीं, नहीं 30% नहीं, क्या 32% रहा, समझ में आया तुमको, वापस बोल देता हूं, केवल 10 और 20 को ऐड करने से काम नहीं चलेगा। 10% तुमने कमाया 10,000 पे, और 20% तुमने कमाया 10,000 में 1,000 ऐड करके 11,000 पे तुमने ये कमाया है। ओके, इसलिए तुम्हारा जो रिटर्न है वो 30 ना हो गया, 32% हो गया। नाउ क्या कोई और तरीका हो सकता था इसको एचपीआर को कैलकुलेट करने का, बिल्कुल हो सकता था। ऑल्टरनेटिवली, और क्या तरीका हो सकता है सर, अल्टरनेटिवली एचपीआर हम इस तरीके से भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि हमको परसेंटेज रिटर्न गिवन है कि पहले साल हमने 10% और दूसरे साल हमने 20% कमाया। तो क्या रहेगा, एक और हमारे पास तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। पहले साल 10% ना, मतलब 1 रुपए पे 10% कितना, 0.10। ओके, फिर जो अमाउंट आया 1 रुपए में 10% कितना होता है, 1 रुपए पे अगर मैं कमाई देखूं 10% तो 0.10। अब वो 1 रुपए पे 0.10 मुझे मिल जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया, 1.10। अगली बार कितना कमाऊंगा इस पे, अगली बार इस पे मैं कमा रहा हूँ कितना, 20%। तो जो भी 1 रुपया होगा उस पे मैं 20% कमाऊंगा। अगर 1 रुपए पे 20% 0.20, तो 1.10 पे कितना कमाऊंगा। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बिल्ड हो रहा है। माइनस क्या कर देना 1, तो फॉर्मूला क्या हुआ, 1+r इंटू 1+r 2 साल का था, 1+r1 बोल दो पहले साल के रिटर्न को, इंटू 1+r2 बोल दो दूसरे साल के रिटर्न को, -1। क्या रहेगा, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वही सेम आंसर आता है, 1.10 इंटू 1.20। ओके, माइनस कर देना 1, तो आ गया 0.32, 0.32 मतलब 32%। 1 रुपए पे 32 पैसे कमाया, मतलब 100 रुपए पे 32 रुपए ना, तो 32%, 32%। सिंपल है कि नहीं, आसान, बिल्कुल से आसान है। तो इससे क्या फॉर्मूला बन सकता है, एचपीआर का क्या फॉर्मूला बन सकता है, चलो फॉर्मूला अपन रुक के डिसाइड करते हैं, लिखते हैं। एक काम और करते हैं, ये एचपीआर आ गया बिल्कुल। अब एनुअलाइज रिटर्न की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एनुअलाइज रिटर्न ये कैसे आएगा, एनुअलाइज रिटर्न ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया, ऑन एन एवरेज पर एनम आपने कितना कमाया, CAGR, वो भी कौन सा, सिंपल एवरेज मत कर देना, CAGR चाहिएगा। सिंपल एवरेज तो तुम कह दोगे 2 साल में, चलो 32 के अकॉर्डिंग डिवाइड बाय 2 किया 16% कमाया, नहीं ये नहीं चलेगा, 16% नहीं आएगा। या कोई कहेगा और सर 30%, 10+20, 30% डिवाइड बाय 2 कर दो 15, नहीं ये भी आंसर नहीं है। तो क्या रहेगा, CAGR। इसका आंसर कैसे होगा, देखो ग्रोथ रेट बताना है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बताना, मतलब अगर उस रेट से आप कमाते हो हर साल, उस इक्विवेलेंट एनुअल ग्रोथ रेट भी बोल सकते हो उसको, अगर आप उस रेट से कमाते हो तो 2 साल का रिटर्न आपका 32% बैठेगा। 2 साल का रिटर्न आपका 32%, जैसे इसमें तो फर्स्ट ईयर 10% था, सेकेंड ईयर 20 था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोनों का एक इक्वल रेट, कि दोनों साल अगर मैं वो रेट से कमाता तो 2 साल का मेरा जो रिटर्न है वो 32% बन जाता। वापस बोल रहा हूँ,
अगर मैं 2 साल फर्स्ट ईयर भी और सेकेंड ईयर भी इस रेट से कमाता, इस CAGR से कमाता, वो CAGR मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मेरा 2 साल का होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना बैठेगा? 32% बैठेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? एक फॉर्मूला यूज करना है मेरे को, उसको मैं समझा भी दूंगा ना। 1+HPR टू द पावर 1/n-1, 1+HPR टू द पावर 1 - 1/n, 1+HPR टू द पावर 1/n-1। वापस बोल रहा हूं अगर मैं गलत बोला हूं, 1+HPR टू द पावर 1/n-1। ओके, क्या रहेगा? कैसे बना ये फॉर्मूला? मैंने कहा देखो, 1 रुपए पर आप कितना कमा रहे हो? सर 2 सालों में हमने 32% कमाया, तो 1 रुपए पर आपने 32 पैसे कमाए कि नहीं कमाए? कमाए सर। तो 1+HPR लिख दिया, 32% मतलब 0.32। अब ये कितने में कमाया? एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल में कमाया। तो 1 साल में कितना कमाया? 2 साल में अगर 32%, तो एक में कितना? 1/2 करके। ओके, पावर में आइए, मल्टीप्लाइड में नहीं है। एंड -1 पावर 1/2 तुमको सॉल्व करना आता है? हाँ, 1.32 का पावर 1/2, पावर 1/2 मतलब सिंपल रूट करना है आपको, सिंपल रूट करना होता है। तो मैंने रूट का बटन प्रेस कर दिया। रूट करना आता है ना तुम लोगों को, नालायक को? 1.32, ठीक है, लिखा, और ये रूट का बटन दिया हुआ होता है, ये हमने प्रेस कर दिया। ओके, कितना आया? 1.89 -1, सो 0.1489 हो जाएगा, या यूं कहें 14.89%। क्या हो जाएगा? 14.89%। ओके, ये क्या आ गया? पर एनम कंपाउंडेड रेट है ना। अगर मैं दोनों साल 14.89% कमाता, तो 2 साल का रिटर्न 32% बन जाता। आप चेक भी कर सकते हो, 100 रुपए पे भी चेक कर सकते हो, 1 रुपए पे भी चेक कर सकते हो। 100 रुपए लिखा, 100 प्लस लिख दो 14.89%। मान लो मैंने पहले साल कमाया होता 14.89%, तो 100 रुपए प्लस 14.89% का बटन प्रेस किया, ये आ गया 114.89, 114.89 प्लस अगेन 14.89%, ये कितना आ गया? 131.99, 131.99। इसका मतलब 132 ना, 100 रुपए का 132 हो गया, मतलब 32% कमाया कि नहीं कमाया? बिल्कुल कमाया। तो समझ में आया CAGR क्या किया? सिंपली जो तुमने टोटल में कमाया ना होल्डिंग पीरियड में, उसको हम अलोकेट कर रहे हैं कि हर साल तुमने कितना कमाया। अगर हर साल उस रेट से कमाते और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट मार्केट में रहता, तो हम लोगों का वो रेट कितना रहता? 14.89%। सिंपल। चलिए, ओके सर, अब लिख लें फॉर्मूला? नहीं, मैंने कहा एक इच्छा है, एक और एग्जांपल करो फिर फॉर्मूला लिख लेना। एक और एग्जांपल देन फॉर्मूला लिख लेना। लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल। देखो, किसी को भी अगर एक बार में समझ में नहीं है तो क्या करें? एक बार फिर से वीडियो देख ले, सिंपल है ना। एक बार फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आएगा। फिर भी नहीं आया सर, फिर क्या करें? तो छोड़ देना, एक बार के लिए छोड़ देना। दिन भर अपने दिमाग में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते रहना, अपने आप उसका आंसर आता है। अगर आपके थॉट में, अगर आपकी थॉट प्रोसेस में कोई बात चली जाती है, तो भैया वो पक्का पक्का तुम उसमें सक्सेस हो ही जाते हो। तो अपने दिमाग में चलता रहेगा। अगर तुम वाकई में पढ़ाई के लिए तुम क्या बोले, जगे हुए हो, अगर पढ़ाई करने के लिए वाकई तुम पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है ना, अगर तुम्हारा ऐसा इंटेंशन है कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे अच्छा स्कोर करना ही है, तो पक्का तुम्हारे को दिमाग में समझ में आएगा, क्योंकि तुम उसके बारे में सोचते चलोगे, है ना। चलो, लिखो क्वेश्चन। सपोज यू परचेज्ड सपोज यू परचेज्ड 10 Infosys share, 10 Infosys shares for rupees 1500, for rupees 1500 पर शेयर। ओके, 1500 रुपए पर शेयर में आपने क्या किए हैं? 10 शेयर खरीदे हैं इन 5 years, और अब इन 5 सालों में कंपनी प्रोवाइडेड डिविडेंड एज फॉलोज। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, कंपनी प्रोवाइडेड डिविडेंड एज फॉलोज। कैसा दिया? ईयर
एक कॉलम ईयर का बना दो, एक कॉलम डिविडेंड का बना दो। 1 2 3 4 एंड 5। डिविडेंड कितना? 100, 70, 120 कर देते हैं, 120, देन 110 और देन 200। ओके, ये 5 सालों का डिविडेंड आपको गिवन है। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद आपने क्या किया? उन शेयर्स को बेच दिया। यू सोल्ड दोज शेयर्स, आपने वो शेयर्स बेच दिए हैं। दोज शेयर्स फॉर रुपीज 1800 पर शेयर, 1800 पर शेयर, 1800 रुपए पर शेयर में आपने क्या कर दिया? वो शेयर बेच दिए। बताइए, कैलकुलेट कीजिए। अगेन होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR, और दूसरा क्या? एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न CAGR। ओके, ट्राई कर पाओगे क्या तुम लोग इस बार? लगा पाओगे तुम इस बार दिमाग? हाँ जी, बहुत आसान सा रहने वाला है। तो आप लोगों ने आई थिंक ट्राई किया होगा इसको ना? मैंने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, तो आई थिंक तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। किया क्या? आया क्या तुम्हारा आंसर? नहीं आया तो अभी ट्राई करो, फिर तो तुम लोग भी पॉज करके ट्राई करना। चलो देखो क्या रहेगा सर सॉल्यूशन। सबसे पहले HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। कितना टाइम है तुम्हारा होल्डिंग पीरियड? सर 5 साल। 5 साल में तुमने क्या कमाया? तो HPR हम देखते हैं। 5 साल में हमने क्या कमाया? सर 5 साल में सबसे पहले तो इन 5 ईयर्स में हमको डिविडेंड मिला। क्या मिला? 5 ईयर्स में हमको डिविडेंड मिला। तो हम बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो डिविडेंड कितना कितना मिला? सब लोग ऐड कर देना, सब लोग ऐड कर देंगे सर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एक तो HPR में अगर हम बात करें कि इनकम लिख देते हैं, मतलब अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं, बॉन्ड परचेज कर रहे हैं, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने उनके लिए आपको यहाँ पे इनकम वर्ड यूज किया है। प्लस प्राइस एप्रिशिएशन। प्राइस एप्रिशिएशन मतलब इन 5 साल में आपका शेयर का प्राइस या कोई सिक्योरिटी का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। नेगेटिव हुआ तो डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो प्राइस एप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ओके, तो डिविडेंड कितना कितना मिला सर? ये है 100 प्लस 70। मैं लिख ही देता हूं यहां पर, वरना बाद में सोचोगे तुम आया कहां से। 100 प्लस 70 प्लस 120, 110, 120, 110 और 200, ये तो हो गया डिविडेंड। प्लस प्राइस एप्रिशिएशन कितना? प्राइस एप्रिशिएशन 1800, 1500 से क्या हो गया? 1800 हो गया। 1800 माइनस 1500 होल डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 1500। ये पर शेयर की बता रहे हैं, पर शेयर कर लो चाहे मल्टीप्लाइड बाय 10 करके 10 शेयर का कर लो, ठीक है ना? बात एक ही रहेगा। ये जो डिविडेंड है ना, ये भी पर शेयर है। ये जो डिविडेंड है ना, ये भी पर शेयर है ना। किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो हाँ सर मैं ना इसी वजह से नहीं कर पाया, वरना तो मैं कर ही देता। अरे नालायक, चल कर आगे, अब कर। ठीक है, कितना आएगा? इंटू 100। मेरे को पता है अगर ये होता ना तुम लोग अब तक तो करके बैठ चुके होते ना, राइट? तो 100 प्लस 70 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 200। जिंदगी में अपन बहाने कितना बनाते हैं ना, और मस्त लाइफ जीते हैं, राइट? नहीं नहीं, बहाने बना के मस्त दिखता ही है बस, वो आगे जाके परेशानी बहुत होती है भैया। तो 600 प्लस प्राइस एप्रिशिएशन का प्राइस 1500 से 1800 हो गया, 300, 900 रुपए हो गया, डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100 कितना हुआ? 60%। कितना? 60%। तो इन 5 सालों में उसका जो रिटर्न रहा है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न रहा है, वो कितना रहा? 60% रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। सर एनुअलाइज रिटर्न कितना रहा उसका? एनुअलाइज रिटर्न CAGR मैं पता कर देते हैं।
फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एच पी आर टू द पावर 1 बाय एन माइनस 1। तो 1 प्लस होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना, 60%। कितने साल में कमाया, 5 साल में। तो हम क्या पता कर रहे हैं, एक साल में कितना कमाया, इसलिए 1 बाय एन। -1 क्यों करते हैं सर, -1 इसलिए करते हैं कि भैया 1 रुपए में इंक्लूड करते हुए आप देखते हो ना, 1 प्लस रिटर्न देखते हो, तो -1 कर देंगे तो सिंपल रिटर्न बच जाएगा, इसलिए -1 किया जाता है। नाउ सॉल्व कैसे करोगे, कोई कर पाएगा तुम में से ये सॉल्व? सर ये पावर ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा, पावर 1/2 था, तब तो आपने बोल दिया इसका रूट कर देना, तो 1/5 है तो क्या करें अब। मैंने कहा भैया तुमको है ना इंटर में सीख के आते हो ये चीजें, किसी भी पावर को सॉल्व करने के लिए, है ना, टू सॉल्व एनी पावर प्रॉब्लम, है ना, तुमको क्या करना होगा, 5 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। पहला, सबसे पहले तो क्या करना होगा, आपको 12 टाइम्स रूट का बटन प्रेस करना होगा, मतलब जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखा है ना 1.60, उसके बाद 12 टाइम्स रूट का बटन प्रेस करना। मैं तुमको दिखाते हुए प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब क्या करें, अब करना -1 इक्वल्स टू, फिक्स है ये, हाँ ये स्टेप्स फिक्स है किसी भी पावर को सॉल्व करने, चाहे 1/5 हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/6 हो, चाहे 2/7 हो, कुछ भी हो, चाहे पॉइंट्स में हो, 0.25 हो, 0.50 हो, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी पावर को सॉल्व करने में 5 स्टेप्स रहते हैं। -1 इक्वल टू, ये -1 इक्वल टू कर दिया। देन उसके बाद तीसरा स्टेप क्या रहेगा, तीसरा स्टेप रहेगा मल्टीप्लाइड बाय पावर, मल्टीप्लाइड बाय पावर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड बाय पावर कितना 1/5 ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, सर हम तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 करते हैं बेटा, अगर मल्टीप्लाइड में 1 है तो डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 भी चलेगा, लेकिन पावर मान लो अगर 2/5 होता, 2/7 होता, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते, डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 करते क्या, नहीं सर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू, और देन उसके बाद फोर्थ स्टेप +1 इक्वल टू, मैंने मल्टीप्लाइड बाय किया क्या 1/5, चेक कर लेना, अगर गलत हुआ तो मैं वापस से रिपीट करूंगा ना, तुमसे बातें करने में भूल गया, यही तो होता है, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ता है। +1 इक्वल टू, ओके +1 इक्वल टू किया, देन उसके बाद लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई इक्वल करना है आपको 12 बार, मल्टीप्लाई इक्वल कितनी बार, 12 बार, तो मल्टीप्लाई इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1.09856 करेक्ट है, मैंने किया था ना उस टाइम, करेक्ट आंसर है। तो मैं इसका लिख देता हूं यहां पर 1.09856 है, तो इसको 986 ही कर देता हूं, -1, तो कितना 9.86% आपका CAGR है, मतलब अगर आप हर साल 9.86% कमाते हैं तो 5 साल का जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है वो 60% हो जाएगा, सिंपल, चेक कर लेना। ओके, तो ये 5 स्टेप आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अच्छा तुमको और इजी करवा दूं, ये 12 बार रूट का, तो देखो रूट का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल मतलब स्क्वायर, और देन उसका उल्टा रूट, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली स्टेप, फर्स्ट वाली स्टेप का जो रिवर्स है वो 5th स्टेप है, और सेकंड वाली स्टेप में तुमने -1 किया था ना, उसका रिवर्स है +1, सिंपल, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। डन, तो ये CAGR भी हो गया, HPR भी हो गया, आया समझ में तुमको, ठीक है, चलो डन है। तो सर अब तो फॉर्मूला लिखवा दो, मैंने कहा अब तुमको मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं, तो लिखो यहाँ पे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न का आपने क्या क्या फॉर्मूला देखा, सर HPR का मैंने ना अभी एक फॉर्मूला तो देखा, इनकम प्लस प्राइस एप्रिशिएशन, इनकम प्लस प्राइस एप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय initial investment divided by initial investment into 100। ओके, और क्या देखा HPR का फॉर्मूला मैंने सर, अच्छा ये तो अभी अभी देखा ना इसी क्वेश्चन में, और कौन सा देखा था सर, एक ये भी देखा था 1 + R × 1 + R, ऐसा करके भी एक फॉर्मूला था, तो वो भी लिख देता हूं, 1 + R1 return for the first time frame, 1 + R2 return for the second time frame,
रिटर्न जितना भी टाइम पीरियड का आपको रिटर्न दे रखा होगा इस तरीके से 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर करना है, और देन जब तक होगा गिवन होगा करते रहेंगे, माइनस क्या कर देना 1, ताकि 1 हट जाएगा, सिर्फ रिटर्न बच जाएगा। ठीक है, चलिए डन है ये दो फॉर्मूला। अच्छा सर इसमें एक और कर सकते थे अपन, अगर रेट सेम हो, अगर आर सेम हो, R1 R2 R3 सब सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 भी कर सकते हो, मतलब सब 10% हो, ये भी 10%, ये भी 10%, ये भी 10%, तो 1 प्लस 0.10 की पावर 3 करेंगे ना, काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बचपन में पढ़े हो ना तुम लोग। इफ r इज सेम, r इज इक्वल्स टू सेम फॉर टाइम पीरियड्स, है ना, r इज सेम फॉर टाइम पीरियड्स, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए r सेम हुआ तो ठीक है। और CAGR का फॉर्मूला क्या देखा था तुमने सर? CAGR का फॉर्मूला हमने एक ही देखा है, इफ HPR इज गिवन 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने सीखा है सर। अच्छा और कोई फॉर्मूला जो हमको सीखना बनता है या हम सीखेंगे आगे चलकर, वो भी लिखवा देता हूं। आपने कभी ये फॉर्मूला देखा है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n? बिल्कुल सर देखा तो है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन का, बिल्कुल। तो ये इसका बेस फॉर्मूला रहेगा। ये जो r गिवन है ना, r यहाँ पर भी, ये भी CAGR है, ये भी क्या है CAGR है। अच्छा तो CAGR आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू और इस प्रेजेंट वैल्यू को इसके डिवाइड में लेके चला जाता हूं, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं बोल सकता हूं फ्यूचर वैल्यू मतलब एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू मतलब बिगिनिंग वैल्यू बोल सकते हो। बिगिनिंग वैल्यू रटना नहीं है, फॉर्मूला बना रहे हैं अपन। और सर फिर ये तो डिवाइड में चला गया, अब इस पावर 1 पावर n का क्या करें, पावर को भी शिफ्ट कर दो, पावर दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय n हो जाएगा, और माइनस क्या कर देना, माइनस ये 1 कर देना, 1 प्लस आर था ना, तो ये माइनस 1 कर देना, ये मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने कोई नया नहीं बनाया है, ये जो बेस फॉर्मूला है ना अपन ने उसी से क्या कर दिया, एक फॉर्मूला CAGR का भी डिराइव कर दिया है। ठीक है सर, अब लास्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न बचता है, वो और बता दो और हम घर चले जाते हैं। अरे सर हम घर पे तो बैठे हैं। ठीक है जी, तो घर पे बैठे हो तो घर पे जाओ, खाओ पियो मजे करो यार, क्या तुम लोग भी पढ़ने बैठे हो ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो, इसमें क्या होगा, हमको है ना अलग अलग रिटर्न्स गिवन होगा, हमको सिंपली उसको क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और उनका टोटल कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। एक एग्जांपल करवा दूं तुमको, चलो एक एग्जांपल देखो, लास्ट है ना आज का लास्ट, वो क्या इंटरेस्ट आता है ना तो थोड़ा ज्यादा पड़ा जाता है। सर आपको ही आ रहा होगा इंटरेस्ट, हमको तो नहीं आ रहा, नालायक हो। अगर तुमको ही तो आना जरूरी है इंटरेस्ट, है ना। अब शक्ल तो मेरी ही देखनी पड़ेगी तुमको, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ बच्चा कह रहा है सर उसका मुखौटा लगा के आ जाओ, उसका किसका, नालायक हो, तुमको पढ़ना है कि शक्ल देखनी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी एक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको गिवन है एंड देयर प्रोबेबिलिटी आर, प्रोबेबिलिटीज आर, रिटर्न और प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना ये तो, रिटर्न और प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैं तुमको पहले तुम्हारा दिमाग लगवा रहा हूं, फिर हम देख रहे हैं कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ आज, ये कोई रिटर्न खत्म थोड़ा ना कर दूंगा, नहीं अभी तो नोट्स में जाएंगे, नोट्स के क्वेश्चन करेंगे। तुम ये मत सोच लेना कि आज यहीं पे एंड हो गया, नहीं 10 अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। 10 15 18 प्रोबेबिलिटी कितना 0.20, 10% रिटर्न कमाएंगे फ्यूचर में, इसका चांस है 20%, 15% कमाएंगे इसका चांस है 50%, और 18% रिटर्न कमा के देगा ये सिक्योरिटी, इसका चांस है 30%। ओके अब आपको बताना है एक्सपेक्टेड, सिंगल एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना है। व्हाट विल बी द सिंगल एक्सपेक्टेड रिटर्न, व्हाट विल बी द
सिंगल एक्सपेक्टेड रिटर्न। बताइए क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आपसे पूछे एक सिंगल एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आप क्या बताएंगे? तो लिखो सॉल्यूशन। बड़ा ही आसान है ना। क्या करना होगा? रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, सिंपल। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? 10% कमाने का चांस कितना? 20%, तो मल्टीप्लाई कर दो। 15% कमाएंगे, इसका चांस कितना? 0.50। और 18% कमाएंगे, इसका चांस 0.30। जिसको भी थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छा आता है, स्टैट्स में इंटरेस्ट है, वो कर सकता है। मैथ्स वो हाई लेवल वाली मैथ्स नहीं चाहिए थे भाई, ठीक है ना, कोई डरना मत। मैं सब सिखाऊंगा। 10, अच्छा इसको भी कैलकुलेशन सिखाओ सर, ठीक है, इसकी भी कैलकुलेशन सिखाता हूँ। 10 इंटू 0.20 एम प्लस कर देना। 15 इंटू 0.50 एम प्लस कर देना, मेमोरी प्लस। 18 इंटू 0.30 एम प्लस कर देना, और एमआरसी का बटन प्रेस कर देना, मेमोरी रिकॉल। एमआरसी मतलब मेमोरी रिकॉल। तो मतलब जितना भी तुमने मेमोरी में ऐड किया ना, वो सब कैलकुलेटर ऐड करता गया, और जैसे ही तुमने एमआरसी प्रेस किया, उन सबको, तीनों आंसर को ऐड करके तुमको शो कर दिया 14.9%। तो ये रहेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। डन। तो आज मैं तुम्हारी क्लास यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना। रिवीजन हम करेंगे हर क्लास की शुरुआत में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने रिटर्न तक आज कंप्लीट किया, हालांकि रिटर्न अभी पढ़ना बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ से भी रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी फॉर्मूला सब लिखा हुआ है, तुमको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। वहां तो इसलिए लिख रहे हैं कि ठीक है, रजिस्टर में भी एक बार लिखा हुआ रहेगा, याद रहता है, लिखने से थोड़ा याद हो जाता है ना। बाकी अगर कोई एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेगा तो मैं डायरेक्ट ऑब्वियसली यहाँ से ही इसको रीड आउट करके फटाफट बता दूंगा, और क्वेश्चन पे चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमको कल सॉल्व करना है। तुम लोग ट्राई करना चाहोगे अपने लेवल पे तो ट्राई करना, यहाँ तक एक्सपेक्टेड रिटर्न तक का मामला एक बार ट्राई करना, फिर हम कल हमारी क्लास में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो अभी इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, ठीक है ना, मजे करते रहिए, ओके, और हमारे साथ यूं ही प्यार से जुड़े रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड